शुरू करें आज का काम हम अपना। हमें जो करना है वो क्या है, रे ऑप्टिक्स की रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो पहला है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v। मैं कोई डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि रिवीजन के तौर पे इसको रिकैप फटाफट से हम करेंगे। जो यहाँ पर f है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। u क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। अगर मैं कहता हूं फ्रॉम मिरर, इसका मतलब फ्रॉम पोल। और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या फिर फ्रॉम पोल। अच्छा, मिरर कोई भी हो, चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, फॉर्मूला दोनों के लिए ही सेम होता है। ठीक, अच्छा नंबर 2 पे आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम अच्छे से समझते हैं कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करना। अब हम किसको बड़ा करते हैं, अब किसी के हम ओरिजिनल साइज को तो बड़ा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ये है कि जो इसकी इमेज बनेगी उसको छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। और ये काम हमें करना आता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से। तो इसीलिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या देखेंगे कि साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डिवाइड में क्यों आया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और जिससे भी कंपेयर करें वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही आता है। इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, दूसरा है कि v अपॉन u, एंड नाउ यू नो v माइनस v अपॉन u। सो माइनस साइन चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों में ही लगता रहेगा। फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v के साथ माइनस आएगा, u के साथ माइनस आएगा, वो हम वहां पर पुट करके मैथमेटिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब जो ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, इसी को जब आप मॉडिफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, f माइनस v अपॉन f। एक बार दिखाता हूं मैं कैसे। यू ऑल नो कि अभी मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था क्या होता है, अगर इस मिरर फॉर्मूले में हम v से सबको डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो यहां पर ये बन जाएगा इस तरह से, और यहां पर बचेगा 1। अगर v बाय u की वैल्यू निकालना चाहें तो v बाय u की वैल्यू क्या आएगी, ये v बाय f माइनस में ये 1 नहीं प्लस का 1 है तो यहां आएगा माइनस का 1। इसको जब हम ऐसे वाले मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यू कैन इजीली सी कि v माइनस में f अपॉन में f। ठीक है, अब इसको हम वहां पुट कर देंगे, इस माइनस की वजह से ये सारी क्वांटिटी पलट जाएंगी। ओके, नेक्स्ट स्फेरिकल एब्यूरेशन। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है तो इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, कोई भी मिरर होता है जब कॉन्केव या कॉन्वेक्स, उनकी हम जब अपर्चर यानी कि उनकी जो ओपनिंग होती है, यहां से लेकर के ये जो ओपनिंग है, ये डिस्टेंस, ये कहलाती है इनकी अपर्चर। अगर ये अपर्चर काफी ज्यादा होती है तो क्या होता है, इसमें बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ बीम, वाइड रेंज मतलब बहुत सारी बीम इंसिडेंट कर सकती है। अगर करेंगे तो क्या होगा, तो काफी सारी जो रेज आएंगी, जो ऊपर की रेज है इनको हम मार्जिनल रेज कहते हैं और नीचे वाली को पैराएक्सियल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपर की रेज है मार्जिनल, जब वो कॉन्केव मिरर से इंसिडेंट होती है और ये इनफिनिट से आ रही है, इंफ्रारेड से, तो फोकस पे आने की बजाय फोकस के इधर और इधर चली जाती है, साइड में थोड़ा सा आगे पीछे चली जाती है। और तो नीचे वाली होती है पैराएक्सियल, ये वाली, वो एकदम फोकस पे ही इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से पास होती हैं। तो जो मार्जिनल रेज होती हैं वो फोकस से ना जाने के बजाय वो फोकस के आजू बाजू से जाती हैं, इसीलिए हमें जो इमेज यहाँ पर मिलती है वो एक ब्लर इमेज मिलती है, और यही है हमारे पास स्फेरिकल एब्यूरेशन। तो क्या होता है, एक बार पढ़ ले, इनएबिलिटी ऑफ मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल, तो उसकी इनएबिलिटी यानी कि फोकस इमेज को ब्लर बनाता है। और किसकी इनएबिलिटी है, जो मिरर का अपर्चर लार्ज होता है टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइड बीम, मतलब बहुत सारी जो बीम होती हैं उनको लाने में, ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो लाइट इस पे फॉल कर रही है उसको फोकस पे लाने पे ये असफल होता है, ये काम नहीं करता अच्छे से। अच्छा, अगर हम इस स्फेरिकल एब्यूरेशन वाली गड़बड़ी को साफ करना चाहें, हटाना चाहें, कम करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके तरीके हमारे पास में पहला है स्मॉल अपर्चर वाला मिरर यूज कर लो, इसकी अपर्चर यानी कि ओपनिंग जो है वो स्मॉल हो, स्मॉल होगी तो ये मिरर जो है वो पैराबोलिक में आ जाएगा, तो हम पैराबोलिक मिरर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और स्मॉल होने से क्या होगा, स्मॉल होने से ये जो मार्जिनल रेज है ये इसके अंदर इंसिडेंट नहीं कर पाएंगी, ज्यादातर रेज जो है पैराएक्सियल होगी। एनीवे, आगे चलते हैं। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्केव मिरर का यूज क्या, हम कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेज को अच्छे से जानते हैं, कैसी इमेज बनती है उससे, तो आंसर है लार्ज इमेज बन सकती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर की है स्पेशलिटी, वो लार्ज इमेज बनाता है, और दूसरी स्पेशलिटी वो रियल इमेज भी बनाता है, लार्ज और रियल इमेज। और हम एक चीज अच्छे से जानते हैं
कि जब हम कॉन्केव मिरर के जितना पास आते जाएंगे वो इमेज इतनी ही पीछे आती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इमेज आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी, यानी कि वर्चुअल इमेज और लार्ज। वो कब होगा? जब आप फोकस को पार कर जाओगे और फोकस और पोल के बीच में जहां भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे सारी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, यानी कि वर्चुअल, और वो लार्ज बनेगी। तो इसलिए इस मिरर को हम ऐसे डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मैन्स मिरर यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए साइज में बड़ा देखना चाहते हैं। मेकअप मैन ऐसे ही करते हैं, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस होती है उनके चेहरे पे जो भी गड़बड़ी होती है उसको ऐसे जूम करके देखते हैं, और जहां भी वो पिंपल्स या कोई भी निशान होता है उसको वो मेकअप से ठीक कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज है हेडलाइट में। हेडलाइट में कैसे, ध्यान से देखिए, हेडलाइट में एक ऐसा होता है कि यहाँ पर इसका मिरर होता है और यहाँ से लाइट बाहर आ रही होती है, तो जो बल्ब होता है वो बल्ब कॉन्केव मिरर के फोकस पे रखा जाता है इधर, ठीक। अब वो फोकस पे रखा गया है तो हम जानते हैं क्या होगा, तो उसकी रेज जो है वो सारी जगह स्प्रेड हो जाएंगी ऐसे करके। अब जब वो रेज स्प्रेड होती है, कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो फोकस से रेज जो भी पास होती है और मिरर पे अगर वो इंसिडेंट करे तो सारी रेज पैरेलल पास होती हैं, ये इस तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने वाली रेज सारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल आने की वजह से दूर तक फैल सकती हैं, दूर तक जा सकती हैं, ठीक है। जब ये दूर तक जाएंगी तो हमें वही यूज करना होता है टॉर्च में, कार की हेडलाइट में, और यहाँ पर एक नॉर्मल मिरर होता है जो लाइट को पास कर सकता है, ठीक है ना। सामने की तरफ आपने देखा होगा हेडलाइट में ऐसे करके लगा होता है, ये मिरर होता है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्शन पे। और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हम सब जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में कोई भी अलग मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को लीव कर देती है, और उसकी स्पीड भी थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि जो सेकंड मीडियम में लाइट एंटर कर रही है वो रेयर है कि डेंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड बदल सकती है। एनीवे, हम जिसको पढ़ने जाएंगे वो है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होता है। अब ये लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, अब कोई भी लाइट जो इंसिडेंट कर रही है उसको जाना इधर है, ठीक है ना, और वो बैंड हो जाएगी। अगर हम सपोज करेंगे रेयर मीडियम है फर्स्ट और सेकंड वाला डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट टूवर्ड बैंड हो जाएगी, यानी कि इधर ऐसे मुड़ जाएगी। तो जो ये एंगल रिफ्लेक्शन है और ये जो एंगल इंसिडेंस है नॉर्मल से, तो इनका जब हम साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, लाइट सेकंड मीडियम में बैंड होती है, कहां से आई है, फर्स्ट मीडियम से, या ऐसे लिखते हैं या फिर μ/1 लिखते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक चीज और, जब लाइट एयर से आए और किसी भी सेकंड मीडियम में बैंड करती है तो उसको हम लिखते हैं कि लाइट वाटर में बैंड हुई, कहां से इंसिडेंट हुई है, एयर से इंसिडेंट हुई है। तो ऐसे में हम कई बार इसको क्या लिख देते हैं, μw, ठीक है, ए नहीं लिखते एयर। तो ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, सेकंड, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम इन दोनों का रेशियो करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अभी समझाने का पूरा वक्त नहीं है। सेकंड, जब हम स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला डिराइव करें तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने वो फॉर्मूला यहां पर रखा है, वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर लाइट इन वैक्यूम इनटू में फ्रीक्वेंसी। जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो क्या चेंज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बदलती है, उसकी वेवलेंथ। क्यों, हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो है सेकंड मीडियम में चलो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वेवलेंथ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ कम हो जाती है। तो जब लाइट किसी मीडियम में जाती है इसकी स्पीड कम हुई, यानी कि इसकी वेवलेंथ कम हुई, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो इसी तरह से यही चीज यूज करते हुए जो लाइट सेकंड मीडियम में आती है तो हम वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर लाइट इन मीडियम जो कि कम हो चुकी है और फ्रीक्वेंसी सेम है, रेशियो किया तो दोनों कट गए और हमारे पास क्या बचा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सो ये रिलेशन हमारे समझना जरूरी है। इसके साथ साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है क्या है, किस पे डिपेंड करता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की पावर ऑफ बेंडिंग की लाइट को कितना बेंड करना है ये दिखाता है, ठीक है। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को, उसकी पावर कितनी होगी, उसकी बेंड करने की पावर मीडियम की, वो मीडियम की नेचर पे डिपेंड करती है कि वो रेयर है कि डेंसर है, उसमें पार्टिकल किस तरह से अरेंज है। खैर, सेकंड पॉइंट जो हमने वेवलेंथ यूज की है उस पे भी डिपेंड करता है, वो दिखता ही साफ साफ। हम कैसी वेवलेंथ यूज करते हैं
कौन सी लाइट यूज करते हैं इससे भी फर्क पड़ता है, रेड करते हैं कि ब्लू करते हैं कि ग्रीन करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वेवलेंथ है, उस पर इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं अभी आगे भी बताऊंगा आपको जब मैं क्रिटिकल एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर रेड कलर में यूज किया, ठीक है ना, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा आप कम आएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रेडिंग कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमने जब ज्यादा रेड मतलब वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम, तो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ही कम होगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगी। खैर, मैं इस टॉपिक को आगे डिस्कस करूंगा क्रिटिकल एंगल पढ़ाते हुए। सेकंड थर्ड क्या इसमें? टेंपरेचर। जब हम किसी मीडियम में टेंपरेचर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी मीडियम के मॉलिक्यूल है उनका वाइब्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसमें जो मीडियम का गाढ़ापन और पतलापन यानी कि डेंसर और रेयर, इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिराज इफेक्ट। एनीवे, नोट करने वाली एक चीज है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन सब चीजों में इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने इंसिडेंस एंगल क्या लिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो बात ही नहीं, रिफ्रैक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल की बात ही नहीं करेंगे। इंसिडेंस एंगल पे क्यों डिपेंड नहीं करता? सिंपल है कि अगर मान लो कि ये मीडियम है, मैंने इंसिडेंस एंगल ज्यादा रखा तो क्या होगा, लाइट ऐसे जा रही है, सपोज कि वो ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। अब उसके कोरिस्पोंडिंग जब मैंने इंसिडेंस एंगल कम किया तो उसकी बेंडिंग भी कम हो गई, यानी कि इसको अगर हम कम करते हैं तो डिफ्रैक्शन एंगल भी कम आता है, तो जो कांस्टेंट है वो बरकरार रहता है। ये मेरा मतलब कहने का है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला और हमने यहां से देखा, ये फार्मूला तब हमें मिलता है जब हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि एक मीडियम है हमारे पास सपोज, और इसकी नॉर्मल है ये डेंसर मीडियम, लाइट यहां से इंसिडेंट करती नॉर्मल से इंसिडेंस एंगल बनाकर, फिर ये लाइट जो है इधर जाने की बजाय ये बेंड हो जाती है किधर, इधर, ठीक है। अब मैंने ना यहां पर एक मिरर रख दिया जो फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर है, जो पूरी तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हम इसको ऐसे सेट करते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंस इनके बीच में एंगल जीरो, तो रिफ्लेक्शन के बीच भी जीरो, यानी कि लाइट जैसे आई थी इंसिडेंट होकर वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और जब लाइट ऐसे करके पाथ को ट्रेस करती है तो जब मीडियम में वन में जाती है तो ये उसी पाथ में वापस फॉलो करती है, ठीक। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बट आवर टास्क इज कि जब हम कई सारे मीडियम से लाइट को पास करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 मीडियम है, कौन कौन से हैं, तो देखिए सपोज कि ये एयर, ये वाटर और ये ग्लास, ठीक है। अब जो लाइट एयर से वाटर में आएगी तो वाटर में रिफ्लेक्शन, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी, ग्लास में रिफ्लेक्शन, फिर ग्लास से एयर में आएगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर कई बार रिफ्लेक्शन होता है, तो हमने इसको नोट किया, क्या किया कि रिफ्लेक्शन इन सेकंड मीडियम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में, लाइट एयर से आई वाटर में बेंड हो गई, मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन इन थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी तीसरे में रिफ्लेक्शन हुआ जब लाइट वाटर से आ रही थी, फिर रिफ्लेक्शन इन फर्स्ट मीडियम, यानी कि एयर में रिफ्लेक्शन हुआ जब लाइट ग्लास से पास हो रही थी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो आंसर आता है वह है 1 होता है। अब क्यों होता है ये 1, इसमें डेरिवेशन इसकी कंप्लीट थी बट फॉरगेट अबाउट इट। इसका यूज क्या है, तो सुनिए, मान लीजिए कि मुझे ये चीज नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जब लाइट वाटर से ग्लास में आती है, ठीक है, तो ग्लास में रिफ्लेक्शन होता है। अब ग्लास में रिफ्लेक्शन जब होता है तो मैं वाटर से इंसिडेंट कराता हूं, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट वाटर में जाके नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना होता है कहां पर, जहां पर मेरे लिए कन्वीनियंट। मैं लाइट को इंसिडेंट कर सकता हूं एयर से, एयर से लाइट वाटर में जाएगी, ठीक है, एयर से लाइट ग्लास में जाएगी, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए आसान एयर में करना होता है, तो इसीलिए मैं इस टर्म को एयर और ग्लास आंसर में कन्वर्ट कर सकता हूं। चलिए देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि μ32 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ये μ21 इनटू μ13। अब इसके प्रॉब्लम समझिए, इसमें क्या था कि लाइट एयर में बैंड होती है, थर्ड ग्लास में से आती है। अब ग्लास से मैं लाइट को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं ग्लास में घुस के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं इसको भी थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं। μ13 को मैं लिखता हूं μ31 डिवाइडेड बाय μ21। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं μ13
को μ31 लिखा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करके। अब देखिए लाइट ग्लास में बेंड होती है, कहां से छोड़ी गई? इंसिडेंट होती है एयर से। लाइट वाटर में बेंड होती है, कहां से छोड़ी गई? एयर से इंसिडेंट कराई गई। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने वो निकाल लिया जहां पर एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए डिफिकल्ट था, यानी कि ग्लास में बेंड वाटर से आती है। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना कब होती है? तो इसको समझने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा क्या होता है। और याद रखेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। अब क्या होता है इसमें? हमारे पास कई सारे इंसिडेंट एंगल मर्जी होती है हमारी बनाने की। हम ऐसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते 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 जाते हैं और रिफ्लेक्शन एंगल यहां से बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। फिर एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आता है जहां पर रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री मिलता है। अब जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री मिला, वही इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल हुआ? जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पाया जाता है। फिर से अगर इसको हम आगे लिखिए तो क्या लिख सकते हैं? स्नेल्स लॉ से साइन इंसिडेंस अपॉन में साइन रिफ्लेक्शन वाला इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ? फर्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कोई भी सेकंड मीडियम। अच्छा, अब हम जानते हैं कि तो 90 डिग्री आर और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, तो इसलिए इसके नीचे कितना आया? 1। और हम इसको नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली कि वाटर में जाके लाइट को छोड़ें और वो एयर में बेंड हो। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज किया और इसको हमने क्या लिख दिया? ये μ12 को μ21। क्यों? इसमें लाइट कहां बेंड होती है? वाटर में विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये दोनों बात इक्वल है। तो इसको कैलकुलेट करके हम यहां पर रख सकते हैं या इसको कैलकुलेट करके यहां पर रख सकते हैं, और इसी को हमने आगे एनहांस किया तो ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। अब जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट इंसिडेंस होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है पानी के अंदर ही। पानी से इंसिडेंस हुई, पानी में रिफ्लेक्ट हुई। ऐसे रिफ्लेक्शन में लाइट का एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं होती, वरना हम जानते हैं कि जब जब लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर से होता है कुछ पार्ट मिरर में एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी, क्योंकि कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन इस वाले केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां टोटल का मतलब टोटल एनर्जी सेव हो जाती है। इसमें क्या होता है? तो आंसर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल लाइट का इट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, तब जाके क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझिएगा कि हमारे पास किस किस मीडियम में क्या क्या क्रिटिकल एंगल है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, इसमें क्रिटिकल एंगल 48.75 है, यानी कि वाटर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको एंगल 49 कम से कम चाहिए, 50 हो जाएगा। डायमंड में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, कितना? 2.42, इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। अगर आपने डायमंड के अंदर इंसिडेंस एंगल 25 डिग्री में किया तो वो क्या हो जाएगा? मोर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही डायमंड के रह जाती है। इसीलिए डायमंड क्या करता है? वो चमकता है, क्योंकि हर एंगल मोस्टली एंगल 25 डिग्री या फिर 25 से ज्यादा ही होते हैं, तो इसलिए डायमंड कंटिन्यू चमकता रहता है, लाइट बाहर नहीं आ पाती है। इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस, पहला डायमंड का स्पार्कलिंग, वो इसी वजह से होता है कि मोर देन क्रिटिकल एंगल मिलता है, लाइट ट्रैप हो जाती है। मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है? सन की बहुत कड़ी धूप में जो रेत वगैरह या फिर कोई ऐसा सरफेस होती है, तो उसके जो ऊपर की एयर होती है वो हीट अप होने की वजह से वो राइज होना स्टार्ट कर देती है, कन्वेक्शन प्रोसेस होती है। तो जब वहां की एयर राइज होती है तो वहां की डेंसिटी बदल जाती है, वहां पर मीडियम रेयर हो जाता है और एयर उसके कंपैरिजन में डेंसर हो जाती है। तो जब एयर से लाइट आती है फिर वो रेयर में जाती है और उसको मोर देन क्रिटिकल एंगल मिलता है, लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। ऐसे ये एयर उसका मीडियम कम है, लाइट ऐसे मुड़ जाती है। हम यहाँ खड़े होते हैं और जब लाइट को चेंज करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि लाइट कहां से आ रही है? जमीन पे से। और रियल में क्या है कि ऊपर आसमान की जो पिक्चर ब्लू कलर की है वो हमें जमीन पे दिखाई देती है।
इसीलिए हमें जब रेगिस्तान में जाते हैं तो ऊपर के आसमान हमें नीचे दिखाई देता है और हमें लगता है पानी जमीन पर है। ठीक, यही मिराज फॉर्मेशन जिसे हम धोखा कहते हैं, एक इल्यूजन। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही कमाल के डिवाइस होते हैं। ये क्या होता है, पतली पतली सी ट्यूब होती है, इनमें हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करना बहुत आसान होता है। और इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो लाइट की एनर्जी वो कम से कम खर्च होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, कि जब हम दूर सितारों की या गैलेक्सीज की हम पिक्चर लेते हैं तो वैसे ही वहां से बहुत कम एनर्जी आती है, और अगर वो एनर्जी बहुत कम आ रही है, हमने कोई दूसरा तार यूज किया जो ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, तो एनर्जी जब हम रिसीव करेंगे टेलीस्कोप में तो वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने की वजह से। हम इसको यूज करते हैं ताकि एनर्जी हमारी कम से कम खर्च हो और कम बिल्कुल खर्च ना हो, ना के बराबर। तो जो दूर सितारे गैलेक्सी हैं उनकी फोटो हम लेते हैं और उसको क्लियरली देख पाते, समझ पाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम वाइडली टेलीस्कोप में यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद लेंस की बारी आती है। लेंस हम जानते हैं कि दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस होती है, उनके बीच में मीडियम भरा होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v। माइनस में कौन सी साइड है, u वाली, ऑब्जेक्ट वाली, तो -1/u। अब इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम कभी भी अपने ग्लासेस बनवाने जाते हैं चश्मे, तो वो लेंस बनाने वाला क्या करता है, उसके पास 3 इंफॉर्मेशन होती है। पहला कि वो अपनी मर्जी से मीडियम भर सकता है लेंस के बीच में। दूसरा, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के कर्वेचर होते हैं जिसमें वो लेंस को भरेगा और वो कर्वेचर सेट कर देगा। और तीसरा, फोकल लेंथ। जब आप चश्मा देखने जाते हैं तो वो आपकी पावर चेक करता है, पावर से फोकल लेंथ पता लग जाती है। तो 3 चीजें होती है, फोकल लेंथ, मीडियम और रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू 2 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको म्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। तो लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मैग्निफिकेशन दोनों के सेम है। मिरर के केस में -v/u था, इस केस में क्या है +v/u। और मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट कभी नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, तो यूनिट कट जाती है। नंबर नेक्स्ट 15, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि जब कोई भी लेंस के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है ना, वो लाइट को कितनी पावर से बेंड करता है, और इसको कौन डिसाइड करता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा लेंस की पावर होगी वो लाइट को उतना ही बेंड करेगा, और जितना लाइट को बेंड करेगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी बनेगी। ये ऐसे कि ये मिरर आया और उसने लाइट को इधर बेंड कर दिया, दूसरा एक और लेंस इसने लाइट को ऐसे बेंड किया, तो इसकी फोकस यहां पर है, इसकी फोकस यहां पर है। इसकी पावर बेंड वाली कम है, लाइट ऐसे जा रही थी, इसने थोड़ा सा बेंड किया, और लाइट ऐसे जा रही थी, इसने बहुत ज्यादा बेंड किया। तो इसमें बेंडिंग की पावर ज्यादा है, इसलिए फोकल लेंथ कम। तो इनका रिलेशन बन गया इस तरह से, पावर = 1/फोकल लेंथ। इसको नापते किसमें, डायोप्टर में। डायोप्टर एक साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए कैपिटल D यूज करते हैं। 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, इस तरह से। ठीक है।